हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दिया जाने वाला अभ्यास प्रश्न पत्र प्रैक्टिस पेपर सामाजिक विज्ञान को करेंगे, जो कि क्लास 9th का है। ये क्वेश्चन जो मिड टर्म आपके एग्जाम आएंगे उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पैटर्न आप लोगों को पता चल जाएगा कि किस तरह से एग्जाम आने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम सोशल साइंस का पेपर। तो देखो क्या कहा गया है, 80 मार्क्स का आपका एग्जाम होने वाला है और 3 घंटे इसका समय है। तो कुल 40 प्रश्न इसके अंदर दिए जाएंगे, अलग अलग सेक्शंस दिए गए हैं, खंड दिए गए हैं अलग अलग। हम यहाँ पर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही क्वेश्चंस को साथ साथ में करेंगे। तो सबसे पहले हम खंड कै को करते हैं, सेक्शन ए हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें जो क्वेश्चंस है सारे ऑब्जेक्टिव टाइप्स हैं। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। देखो क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक का कारक नहीं है। Which among of the following is not a factor of production? प्रोडक्शन का फैक्टर कौन सा नहीं है। तो देखो यहाँ पे भूमि, श्रम और पूंजी, लैंड, लेबर और कैपिटल तीनों ही जो है वो क्या है, प्रोडक्शन के कारक हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी आंसर क्या आ जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो डी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया है, मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती, तो वह बताइए कौन से देश में रहता है। माई फ्रेंड हेल्स फ्रॉम अ कंट्री दैट डज नॉट शेयर अ लैंड बाउंड्री विद द इंडिया, आइडेंटिफाई द कंट्री। तो कौन से, देखो भूटान, बांग्लादेश और नेपाल तीनों ही क्या करते हैं, इंडिया से इनकी बाउंड्री मैच होती है। लेकिन बी हम यहाँ पे कहेंगे तकाजिस्तान क्या है, ऐसा है जहाँ, सॉरी बी लिख देंगे हम यहाँ पर, बी ऐसा है जहाँ जो क्या है, जिसकी बॉर्डर जो है वो टच नहीं होता है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र पाल, जयपाल सिंह और महात्मा गांधी। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे आ जाएगा डी, महात्मा गांधी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन मेंबर के जो मेंबर नहीं थे। तो डी आंसर आप थर्ड क्वेश्चन के अंदर डी आंसर यहाँ पे क्या कर देंगे, करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, आपको क्या करना है, गलत की पहचान करनी है आपको, फाइंड द इनकरेक्ट मैच। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे 3 जॉन लॉक एंड शासक, जो ये वाला जॉन लॉक एंड रूलर्स जो दिया गया है, सी ऑप्शन क्या है, ये क्या है, यहाँ पर गलत है। बाकी अगर हम देखते हैं तो सबके सब क्या है, एकदम सही करेक्ट मैच होते हैं। तो सी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 1794 तक फ्रांस की मुद्रा कौन सी थी। व्हाट वाज द करेंसी ऑफ द फ्रांस अंटिल 1794। तो इसमें आ जाएगा लिवरे, ए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। देखिए 6 में क्या कहा गया है, टाइल से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टैलीज। तो देखो इसमें क्या आ जाएगा, ए आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, सीधे राज्य को अदा किया जाने वाला कर, टैक्स पेड डायरेक्टली टू द स्टेट। तो ए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है कि एक स्टेटमेंट दी गई है, संकल्पना दी गई है, एक उसका रीजन दिया गया है, और उन जो लाइन दी गई है, संकल्पना दी गई है, उसका जो रीजन है वो सही है या नहीं, उसी के बिहाफ में हमें क्वेश्चन लिखना है। तो देखो क्या कहा गया, अरुणाचल एवं गुजरात के समय में 2 घंटे का अंतर है। बिल्कुल सही बात है ये। भारत की मानक समय रेखा का मान 82 डिग्री 38 है। देखो दोनों ही बातें क्या है, सही है। एक बार इंग्लिश में रीड कर लेते हैं, क्या कहा गया है। देखो यहाँ पे देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 2 आवर्स इन टाइम बिटवीन अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात, ये करेक्ट है। द प्राइम मेरिडियन ऑफ इंडिया इज 82 डिग्री एंड 30, तो ये भी सही है। तो देखो फर्स्ट और दोनों ही रीजन जो है वो सही है। फर्स्ट जो बात बोली गई है वो भी सही है, जो संकल्पना है वो भी सही है, स्टेटमेंट भी सही है और उसका रीजन भी सही है। तो ए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आप इंग्लिश मीडियम में भी ये लिख सकते हैं कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है, इनमें से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में है। विच अमंग द फॉलोइंग इज आर अ गुड आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के फेवर में कौन सी बात है। तो देखो यहाँ पे तीनों ही जो दिए गए, लोकतंत्र खुद को स्वतंत्र व समान बनाता है, समस्या टकरावों से बचाता है और ज़्यादा जिम्मेवारी देता है। तो डी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम देखिए ऑल ऑफ अबव, यहाँ पे आप डी आंसर क्या कर देंगे, करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। नीचे दिए गए प्रश्न में से फिर से वही बात दी गई, एक संकल्पना दी गई है और एक उसका रीजन दिया गया है। तो आइए हम देखते हैं फर्स्ट क्या कहा गया है, जिन देशों के पास संविधान है वे लोकतांत्रिक हो यह जरूरी नहीं है। बिल्कुल सही है। संविधान सिर्फ शासन की पद्धति के विषय में जानकारी देता है, ये वाली भी बात सही है। देखो इंग्लिश में एक बार रीड कर लेती हूँ,
कंट्रीज दैट हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट नेसेसरी डेमोक्रेसी, बिल्कुल सही है। द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द सिस्टम ऑफ द गवर्नर्स, तो देखो दोनों ही स्टेटमेंट सही है। ए आंसर यहाँ पे फिर से करेक्ट हो जाएगा कि जो असेशनल है वो भी सही है, रीजन भी उसका बिल्कुल सही है। तो हिंदी में भी ए जो ए पार्ट है वो सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, 18वीं शताब्दी में फ्रांस का समाज कितने स्टेट में बटा हुआ था? इन हाउ मेनी स्टेट वाज द फ्रांस सोसाइटी डिवाइडेड इन द 18th सेंचुरी? 3 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में फिर वही एक संकल्पना दी गई है और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखो क्या है, पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। गाँवों में मौसमी बेरोजगारी बहुतायत पाई जाती है। गाँवों में मौसमी बेरोजगारी बहुतायत पाई जाती है, बिल्कुल पाई जाती है, क्योंकि कृषि आधारित होता है ना। क्रॉप, अगर बारिश नहीं हुई, रेन नहीं हुई तो सारी फसल वहीं रह जाएगी। कृषि आधारित होने के कारण कई लोगों को कई माह बेरोजगार बैठना पड़ता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, एक दूसरे को कवर कर रही है, एक दूसरे को क्या कर रही है, रीजन सही दे रही है। इंग्लिश में रीड करते हैं क्या कहा गया है। देखो, सीजनल एम्प्लॉयमेंट इन फाउंड इन द अबिडेंट इन विलेज। देखो विलेज में जो सीजनल एम्प्लॉयमेंट है वो ज़्यादा मिलती है, शहरों में तो मिलती नहीं क्योंकि सब नौकरी करते हैं, लेकिन गाँवों में सब क्या करते हैं, कृषि करते हैं, उसकी वजह से क्या है, एबिडेंट मिलती है। बीइंग डिपेंडेंट ऑफ द एग्रीकल्चर मैनी पीपल हैव टू रिमेन अनएम्प्लॉयड फॉर सेवरल मंथ। देखो दोनों ही स्टेटमेंट एकदम सही है, तो फिर से यहाँ पे ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। असेशनल एंड रीजन दोनों ही करेक्ट है और एक दूसरे को क्या करते हैं, अनुपालना भी करते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से किस कानून के द्वारा भारत सरकार ने 2005 में ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिन के रोजगार को सुनिश्चित किया है? तो देखो, Which among of the following act was passed by the government of the India in 2005 to ensure minimum 100 days employment in rural areas? तो यहाँ पे सी आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। सी आंसर हम देखते हैं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट एक्ट। सी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। रिक्त स्थान की पूर्ति करो, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट आंसर। देखो क्वेश्चन क्या कहा गया है यहाँ पे, पालमपुर की प्रमुख आर्थिक क्रिया क्या है? आर्थिक क्या, वहाँ पे क्या, किससे वो कमाई करते हैं? तो कृषि यहाँ पे सही हो जाएगा। डैश इज द मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ पालमपुर, फार्मिंग हम यहाँ पे क्या कर देंगे, सही कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर 14 में। रेखांकित तथ्यों को सही करके वाक्यों को लिखिए। द स्पिरिट ऑफ द लॉज पुस्तक की रचना रूसो ने की थी। तो रूसो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मेस्टेच्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं मेस्टेच्यू। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स दिया गया है 15 का आंसर। सत्य या असत्य बताना है। देखो क्या है, एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल की पैदावार करना बहुविध फसल प्रणाली कहलाती है। तो ये क्या हो जाएगा, टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज नोन एज द मल्टीपल क्रॉपिंग। तो ये क्या हो जाएगा, जो स्टेटमेंट है ये सही हो जाएगी। आप यहाँ लिख देंगे ये क्या है, ट्रू है। ठीक है, या टिक लगा दीजिए, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 16 क्वेश्चन में क्या कहा गया है। निम्नलिखित स्थितियों को पढ़कर बताइए कि संबंधित व्यक्ति रोजगार है या बेरोजगार है। 16 क्वेश्चन है यहाँ पर। देखिए, दिनेश दिल्ली में एक दिहाड़ी मजदूर है, वह प्रत्येक दिन 150 रुपये कमाते हैं, जबकि प्रचलित दैनिक मजदूरी आय उनकी आय से अधिक है। Dinesh work as a daily wage laborer in Delhi. He earn in 150 per day. Wage the going the wage of the more than his daily earning. देखो क्या कहा जा रहा है कि जो दिनेश है उसकी जो डेली की आय है वो कितनी है, 150 रुपये, 150 रुपीज़ वो कमाता है, लेकिन जो एक मजदूरी तय की गई है उससे उसकी आय कम है। तो ऐसे को हम क्या कहेंगे, ऐसे पर्सन को हम अनएम्प्लॉयड कहेंगे। तो ऐसा व्यक्ति क्या हो जाएगा, बेरोजगार हो जाएगा। आप यहाँ पे क्या लिख देंगे कि इसको हम किस में काउंट करेंगे, जिसकी भी दैनिक आय जो है, जो एक आय तय की गई उससे कम है, प्रचलित आय जो तय की गई उससे कम है, उसे हम बेरोजगार कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, बेरोजगार में आ जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित जानकारी को पढ़िए और उनके लिए एक परिभाषित शब्द को लिखिए। हम सभी ऐसा आचरण करें जैसे कि हम एक परिवार के सदस्य हों। कोई भी नागरिक एक दूसरे नागरिक को अपने से कम ना समझे। तो ऐसा क्या होगा, देखो भाईचारा, प्रेम, इक्वल, एक दूसरे की समानता, हम इक्वालिटी कह सकते हैं, यहाँ पे रिस्पेक्ट कह सकते हैं। तो कुछ भी वर्ड्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। अक्टूबर 99 में पाकिस्तान ने सैनिक तख्तापलट की अगुवाई डैश ने की थी। तो इसमें देखो क्या हो जाएगा, परवेज मुशर्रफ ने की थी। हम यहाँ पे लिख देंगे परवेज मुशर्रफ ने की थी। ठीक है, तो 99 में पाकिस्तान के सैनिक तख्तापलट की अगुवाई किसने की थी, परवेज मुशर्रफ ने। इंग्लिश में भी सेम यही लिख दीजिएगा, परवेज मुशर्रफ। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19। महिमा मालाबार तट
पर है, महिमा मालाबार तट पर है, ओके। वह इस बात को लेकर दुविधा में है कि वह पूर्वी तटीय मैदान पर है या पश्चिमी तटीय मैदान पर। बताइए वर्तमान में महिमा भारत के किस तटीय मैदान पर है। महिमा इज एट मालाबार कोस्ट। She is a little bit confused about the whatever she is in eastern coastal plain and western coastal plain of India. State on which Indian coastal plain in Mahima currently present. तो महिमा देखो पश्चिम, हम यहाँ कहेंगे वेस्टर्न जो है, वेस्टर्न तटीय मैदान पर हम ये लिख देंगे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन पर है या पश्चिमी तटीय मैदान पर। देखो यहाँ पर है ना, यहाँ पर, तो यहाँ पर तो कौन सा अगर हम बात करते हैं तो ये पश्चिमी तटीय मैदान है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है। तो महिमा इस समय कहाँ पर है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन पर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समानता से आप क्या समझते हैं, इसी के अथवा में दिया गया है। न्याय से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इक्वालिटी एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द जस्टिस। ये दोनों ही क्वेश्चन हम साथ में ही देखते हैं। तो पहले हम देखते हैं समानता। किसी समाज की उस स्थिति से जिसमें सभी लोग समान अधिकार या प्रतिष्ठा रखते हों, कानून कहता है कि हर किसी को एक समान अधिकार मिले, तो उसे हम क्या कहते हैं, समानता कहते हैं। उसके बाद है न्याय। न्याय किसे कहा जाता है, देखो यहाँ पे आ जाएगा न्याय की अगर हम बात करते हैं तो सामाजिक रूप से न्याय संगत समाज में मानवाधिकारों का सम्मान किया जाता है, भेदभाव को पनपने नहीं दिया जाता। तो एक्चुअली न्याय क्या है, बहुत इसको इजीली यूज करते हैं। न्याय जस्टिस मतलब अपना हक क्या हो, सभी को मिले, जो उसकी प्रायोरिटी है, जो उसका हक है वो उससे मिले, उसे हम क्या कह सकते हैं, न्याय कह सकते हैं। इंग्लिश में देखते हैं तो देखिए पहले क्या हो जाएगा, द कंडीशन ऑफ अ सोसाइटी इन विच ऑल पीपल हैव इक्वल राइट और प्रेजुडिस। द लॉ ऑल्सो सेज दैट एवरी वन शुड हैव इक्वल राइट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, एक सेकेंड। द सोसाइटी जस्ट इन अ सोशली जस्ट सोसाइटी ह्यूमन राइट्स आर रिस्पेक्ट एंड द डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट अलाउड टू फ्लोरिश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। मानव पूंजी क्यों महत्वपूर्ण है, व्हाई इज ह्यूमन कैपिटल इंपॉर्टेंट। तो देखिए किस तरह से लिखेंगे, मानव पूंजी से आशय तकनीकी दृष्टि से प्रशिक्षित और कुशल श्रम व्यक्ति से होता है। मानव संसाधनों को मानव पूंजी में परिवर्तित करने के लिए मानव पूंजी में निवेश की आवश्यकता होती है। शिक्षा और प्रशिक्षण द्वारा वह तकनीकी ज्ञान और कुशलता प्राप्त करता है और अच्छे स्वास्थ्य से कार्य करने की क्षमता प्राप्त करता है। तो मानव पूंजी देखो, अगर मानव कुशल होगा, उसके अंदर ज़्यादा स्किल्स होंगी, तो वो ज़्यादा क्या करेगा, अपनी आय करेगा, अपने परिवार की आय को बढ़ाएगा, अपने समाज की आय को बढ़ाएगा। इसीलिए जो मानव पूंजी है वो क्या है, ज़रूरी है। देखो बात समझो, क्या कहा जा रहा है कि मानव पूंजी से मतलब है कि जो मनुष्य है वो अच्छा पढ़ा लिखा हो, अच्छी उसमें स्किल्स हो, जिससे कि उसकी खुद की आय बढ़े, उसकी आय बढ़ेगी तो समाज की, परिवार की आय बढ़ेगी, उनका स्टेटस बढ़ेगा। अब इंग्लिश मीडियम में देखते हैं, देखो क्या है, ह्यूमन कैपिटल्स मीन्स टेक्निकली ट्रेन्ड एंड स्किल लेबर फोर्स। कन्वर्टिंग ह्यूमन रिसोर्सेज इनटू ह्यूमन कैपिटल रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल्स। थ्रू एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ही एक्वायर्ड टेक्निकल एक्नॉलेजमेंट एंड स्किल एंड एक्वायर्ड द एबिलिटी टू वर्क द गुड हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये 1 मार्क्स से क्वेश्चन, आप हल्की सी डेफिनेशन भी दे सकते हैं यहाँ पर। भारत की स्थल सीमा रेखा का विस्तार बताइए। मेंशन द एक्सपेंशन ऑफ द लैंड बाउंड्री ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर हो जाएगा 15,200 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23, लोकतंत्र के विपक्ष में एक तर्क लिखिए। राइट एंड आर्गुमेंट अगेंस्ट द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के अगेंस्ट बताना है। तो देखो क्या है, एक तो स्टेबिलिटी नहीं है एंड सेकंड क्या है कि भाई फैसला अगर कोई डिसीजन लेने में बहुत डिले हो जाता है। तो देखो क्या होगा, एक तो आ जाएगी इनस्टेबिलिटी एंड सेकंड क्या है, डिसीजन इन डिले इन डिसीजन। तो देखिए क्या आंसर हो जाएगा, एक तो अस्थिरता आ जाएगी, सेकंड क्या आ जाएगा, फैसलों में देरी, मतलब डिसीजन क्योंकि 10 लोग मिलकर लेंगे तो वो डिसीजन लेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बेरोजगारी को परिभाषित कीजिए। डिफाइन द टर्म अनएम्प्लॉयमेंट। तो ऐसा व्यक्ति अभी जो कहा था कि जिसकी आय जो प्रचलित आय है उससे कम है, उससे हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं बेरोजगारी या उसको कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। जिसकी आय क्या जो क्या है एबिलिटी है, मतलब उसके अंदर काम करने की कुशलता है लेकिन उसके पास जो उसकी आय है वो आर्थिक आय से कम है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी। इसकी डेफिनेशन आप इजीली आपको लिख सकते हो, इसलिए नहीं करवाई। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, समाजवाद से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ऑफ सोशलिज्म। अच्छा, बेरोजगार की डेफिनेशन आप यहाँ से लिख सकते हैं, किसी काम करने के लिए योग्य और उपलब्ध व्यक्ति की वह अवस्था होती है जिसमें उसकी न तो किसी कंपनी या संस्थान के साथ और न ही अपने किसी व्यवसाय में नियुक्ति होती है, मतलब वो किसी तरह की नौकरी नहीं कर पाता है और उसकी आय जो है वो आर्थिक आय से कम हो जाती है। देखो क्या हो जाएगा, अ पर्सन capable and available to do any work that is state which is neither employed with any company or institute or nor if any of his own business। मतलब कुछ भी नहीं कर पा रहा है, उसे हम क्या कह देंगे, अनएम्प्लॉयड कह देंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजवाद किसे कहा जाता है। समाजवाद एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसके अंतर्गत उत्पाद के सभी साधनों, कारखानों, विपणन में सरकार का एकाधिकार हो। ऐसी व्यवस्था में उत्पादन निजी लाभ के लिए न होकर सारे समाज के लिए होता है। मतलब उसमें क्या हो, सरकार का एकाधिकार हो, उसे हम क्या कहते हैं, समाजवाद कहते हैं। Socialism as an economic in which the government has a monopoly in all means of the production, factories and marketing. In such a system, the production is not for private profit but it is a whole society. नेक्स्ट देखते हैं 26 क्वेश्चन। एक सेकेंड, 26 क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया है। सिंधु नदी तंत्र की किसी एक नदी का नाम बताइए। नेम एनी रिवर ऑफ द सिंधु रिवर सिस्टम। तो देखो यहाँ पे कौन सी हो जाएगी, अगर हम देखते हैं तो सतलुज नदी हो जाएगी, सतलुज नदी लिख सकते हैं आप। यहाँ पे रावी नदी लिख सकते हैं, ब्यास लिख सकते हैं, चेनाब लिख सकते हैं, सब कोई भी नदी यहाँ पर आप इसमें से लिख सकते हैं। उसके बाद देखो नर्मदा नदी किस नदी तंत्र का हिस्सा है। नर्मदा नदी किस नदी तंत्र का हिस्सा है। विच रिवर सिस्टम नर्मदा रिवर इन द पार्ट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रायद्वीप। हम यहाँ पे लिख देंगे प्रायद्वीप। ठीक है, अब हम देखते हैं 27 क्वेश्चन। 27 में देखो क्या कहा गया, बहुत ही इजी क्वेश्चन है 27। लोकतंत्र को परिभाषित कीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द डेमोक्रेसी। तो देखो लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है, या हम ये लिखते हैं जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए शासन। पक्की सी डेफिनेशन है, याद कर लीजिए इसको, जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए शासन। और इजी वे में लिखना है तो ऐसी जिसमें जनता खुद अपने जो शासक है उनका चुनाव करती है। डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पीपल इलेक्ट द रूलर्स। तो हमारा यहाँ पर सेक्शन ए जो है वो कंप्लीट होता है। अब क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, हम नेक्स्ट सेक्शन के लिए नेक्स्ट वीडियो बना देंगे। थैंक यू गाइज।